शासन क्या करेगा। और जब नहर निकल जाएगी तो वहाँ का पानी नहर के माध्यम से आ जाएगा, जो वह क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ नहीं हैं, जैसे मान लो देवरिया ही मान लो, यहाँ नदी नहीं है। हाँ? नहीं, नदी का रूट कैसे डाइवर्ट होगा? एक छोटा सा हिस्सा हम निकालेंगे तो नदी का रूट उसे वहाँ पे फिर निर्माण कार्य होता ना, सीमेंटेड या फिर जो है पत्थर रख के। ऐसा नहीं है कि नदी अगर जो मुड़ी पानी उधर तो कटान शुरू कर, नहीं, वहाँ कटान नहीं कर पाएगी। हम नहर जब निर्माण कराएंगे तो उसमें आगे चल के बहाव धीमा हो जाता है, और वहाँ से छोटी छोटी नहरें जो है निकाल दी जाती हैं चारों तरफ खेत की तरफ। और वो छोटी नहरों से सिंचाई, जो मेन नहर है उसे सिंचाई नहीं होती है, उस नहर से जगह जगह पे काट के वो बनाया जाता है। जैसे मान लो अपने यहाँ से एक नहर जाती है इधर से, जब बैकुंठपुर नहर चली जाती है तो उसमें देखोगे कि जगह जगह पे नालियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ से पानी खोल के किसान अपना सिंचाई करते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। यही नहर सिंचाई तो ये समझ लो पर्यावरण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अनुकूल है, पर्यावरण हितैषी है। नहर सिंचाई से क्या होता है, सबसे जो पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक ज़्यादा पानी है, कम पानी, वहाँ पानी चला जाएगा, वह तो है। सबसे बड़ी बात जो बता रहा है कि हमारा जो है जो भूमिगत जल है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ये पानी नहर वाला क्या है, हिमालय से जो नदियाँ आ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर से ही तो आती हैं। और फिर जो सीजन में बारिश होता है तो उससे बाढ़ का रूप लेती हैं, तो वह पानी आपका जगह जगह आपके भूमि में वो स्टोर हो जाता है। उससे भूमिगत जल जो मई जून के महीने में इस समय देखिएगा आप लोग कि अक्सर हैंडपम्प पानी छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया। और जब हम नहर सिंचाई को अपनाएंगे तो वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा, वो जो है मेंटेन रहेगा। और हर एक विद्वान इस समय भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं कि जो 2 तो विश्व युद्ध हो गया, तीसरा विश्व युद्ध की भविष्यवाणी ये है कि वाटर के लिए होगा, जल के लिए। उसके बाद से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र वह डिस्टर्ब नहीं होगा, वो उसमें भी वृद्धि होगी। तो नहर सिंचाई तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। नहर सिंचाई को यदि आधुनिक तरीके से किया जाए, जिस समय आज का एक टेक्नोलॉजी का युग है, तो ऐसे में किया जाएगा तो हमारे पर्यटन से बहुत अधिक लाभ होगा। पर्यटन से इस समय देखिए हर एक आदमी ये चाहता है थोड़ा एकांत पे बैठ के 2-4 बातें करें। अगर जो देखना हो तो कभी शाम को गाड़ी उठाओ, इधर जाने के बाद तो पुल उतरने के बाद एक चौराहा पड़ता है, गौरा, भीमपुर गौरा करके चौराहा है, वहाँ से वो नहर जाती है, अच्छी नहर है, चौड़ी नहर है, बैकुंठपुर। इधर नहीं, इधर पूरब साइड में। हाँ, कोई गया है उधर? नहीं तो आज जाना देखना, वहाँ से जो है जब इधर से पुल से उतरोगे आगे बढ़ने को चौराहा पड़ेगा, वहाँ से तुम दाहिने मुड़ जाना। हाँ, वो नहर सीधा बैकुंठपुर जाती है, और उसके किनारे बढ़िया डबल लेन रोड भी बन गया। जब देवरिया को डिवाइड करती है, इधर शहर है और उधर से गांव शुरू हो जाते हैं, बीच में नहर जा रही है, एक साइड में जो है 2 लेन रोड है, वहाँ जब जाओगे तो देखो एकांत में रहने वालों की भीड़ शाम को 4 से 6 के बीच में जाओ, देखो एकांतवासी वहाँ कितने मिलते हैं, 2-2 की संख्या। तो पर्यटन का मतलब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि फूड सेक्टर का इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है उस रोड पे, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो। हाँ, क्योंकि इस वर्ग को यही चाहिए। उत्पादन के आधार पर 1/10 से 1/11% वृद्धि का एक पक्षधर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत का वह
जो सालाना 1/10% राजस्व वृद्धि का पक्षधर था वह कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। नहर सिंचाई का जन्मदाता कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। परसेंट जैसे मान लो 1/5 हिस्सा ले रहा है, 100 में कितना हुआ? 20%। ठीक, अब 20% का 1/10 कितना होगा? 1/10 2% हुआ ना, 2/100 कितना हो गया? वृद्धि कितना किया? कैसे हो गया? मान लो 20 का 20% हुआ ना, 100 में 20%, अब 20% में का 1/10% कितना होगा? तो दशमलव में इतना कम वृद्धि हो कि किसानों पर प्रभाव न पड़े, इसलिए इसको हितैषी माना जाता है। जैसे 20% का 1/10%, 1/10/100 होगा ना, हाँ? दशमलव 02 इतना प्रतिशत, इससे किसानों को कोई प्रभाव पड़ेगा? मान लो 20 किलो ले रहा था, अब कितना लेगा? 2 ग्राम। तो किसानों को कोई नहीं प्रभाव, लेकिन राज्य में प्रभाव पड़ेगा। वो 2 ग्राम को ही हम अगर जो कलेक्ट करें हजारों और लाखों की संख्या में, तो बहुत हो गया ना। अगर जो 1 किलो पे वो लिया कितना? 2 किलो ना, 1 किलो पे 2 किलो लिया, 2 किलो का 1/10% बढ़ा, तो किसानों के लिए तो कोई बोझ नहीं है, लेकिन जहाँ कलेक्ट हो रहा है वहाँ के लिए तो बहुत हो गया। इस तरह से अगले साल बढ़ा देगा, इस तरह से करते करते बहुत साल के बाद वो 1% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इसकी नीति। तो इसीलिए किसान हितैषी का। पहले सुल्तान क्या करते थे, एक ही बार पता चले कि 50% बढ़ा दिए, ये दिक्कत होती थी ना। चलिए, इतना ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको जो है दिमाग में इस तरह बैठाए रहो कि 1/10% वार्षिक या सालाना कर वृद्धि का पक्षधर सुल्तान सल्तनत काल में कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, इसने राजस्व की चुनौती से निपटने के लिए राजस्व की चुनौती क्यों आ गई इसके सामने? नहीं, टैक्स तो ले रहा है, चुनौती क्यों आ रही है? जो पहले का राजस्व इसके पास है ही नहीं, कोष खाली है। मैं अभी बताया कि जस्ट इसके पहले जो खुसरो खां आया था, तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए खुले हाथ से धन लुटाया, 5 लाख टंका किसको दे दिया? निजामुद्दीन औलिया को, वो मान्यता भी दे दी। ये सब के सब राजकोष से ही तो धन गया था। तो इस धन की वापसी के लिए आमीरों से कहा, कुछ आमीर वापस कर दिए, कुछ अमीर एवं सिपाही क्या किए? वापस कर दिए, और कुछ नहीं कर पाए तो उन सिपाहियों एवं अमीरों की तनख्वाह से कटौती की गई। देखो कितना शानदार नीति लेके आ रहा है कि एक ही बार ठीक है, तुम नहीं वापस कर पा रहे हो, सिपाही है, कुछ पैसा पाया खर्च कर दिया,
तो जो तुम पेमेंट पाते हो मंथली, उसका एक हिस्सा काटा जाएगा, एक हिस्सा काट लिया जाएगा। इससे तुम्हारा जो तुम लिए हो खुसरो खां से वो भी मेंटेन हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी बनी रहेगी। तो वो किया, निजामुद्दीन औलिया को फरमान दिया, ये संत है, ये इनकार कर गए। खुसरो खां द्वारा जो 5 लाख टन का दिया गया था, उससे निजामुद्दीन औलिया क्या किए, इनकार किए कि हम नहीं देंगे। तब ये फरमान जारी किया कि मैं बंगाल अभियान में व्यस्त हूँ, बंगाल से आते ही आपकी खबर लूंगा मैं। धमकी दिया। धमकी जरूरी होता है शासन प्रशासन के लिए ना। जब आप लोग IR पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द आएगा डिटरेंस, और डिटरेंस से क्वेश्चन जरूर आता है, उसको कहा जाता है भयादोहन। डिटरेंस का हिंदी में मतलब होता है भयादोहन। एक देश दूसरे देश को धमकी दे के अपने अनुकूल कार्य करवा ले, उसी को कहते हैं डिटरेंस या भयादोहन। अब धमकी देने वाला और धमकी पाने वाला 2 राष्ट्र हैं। धमकी पाने वाले के ऊपर धमकी देने वाले की धमकी कब लागू होगी, जब देने वाला मजबूत हो और पाने वाला कमजोर हो। जैसे मान लो भारत अमेरिका को धमकी दे तो वहाँ डिटरेंस का फार्मूला चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी अमेरिका से। लेकिन यदि भारत श्रीलंका को धमकी दे, भारत बांग्लादेश को धमकी दे और भारत नेपाल को धमकी दे, तो वहाँ पे भयादोहन का सिद्धांत काम करेगा। लेकिन यदि यही डिटरेंस जिसको हम धमकी दे रहे हैं कमजोर समझ के, जैसे मान लो नेपाल है, नेपाल किसी मजबूत शक्ति के शरण में चला जाए, जैसे चाइना के शरण में चला जाए, तब क्या धमकी कारगर होगी? कभी कारगर नहीं होगी। यही कारण है कि भारत अपने पड़ोसी को धमका भी नहीं पाता है, क्योंकि ज्यों धमकाया, आज शरण में है ये हैं सब। पाकिस्तान कुछ दिन अमेरिका के शरण में था, अब चीन के शरण में है। नेपाल चीन के शरण में ऑलरेडी है इस समय। आज चीन जो है एशिया महाद्वीप में अपनी एक अलग नीति अपना रहा है, भारत के खिलाफ कुछ अलग नीति है। भारत के खिलाफ नीति क्या है उसकी? गार्लैंड ऑफ पर्ल, गार्लैंड ऑफ पर्ल। गार्लैंड में क्या होता है? माला या हार। अब पर्ल मीन्स क्या होता है? मोती। तो मोतियों के माला की नीति पे चीन भारत को बैलेंस करता है। मोतियों की माला की नीति क्या है? भारत के अगल बगल जितने पड़ोसी देश हैं, इनके बंदरगाहों को लीज पे ले रहा है। जैसे पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। थोड़ा इंटरनेशनल मैटर को पढ़ा करो, बहुत इंटरेस्टेड होता है। ग्रैंड पार्लियामेंट, ग्रैंड डायमंड। कौन? डायमंड भारत अपना राज्य नहीं, वो बता रहे हैं। यहाँ ग्वादर ले लिया, वहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर रहा है। श्रीलंका में कौन सा? हम्मन टोटा बंदरगाह ले लिया, वहाँ पे अपना नेवल पावर डेवलप कर रहा है। चिटगांव ले लिया इससे, बांग्लादेश से। तो घेर लिया कि नहीं? अब भारत का नक्शा देखो, इन बंदरगाहों को देखो। यहाँ पे चाइना अपना नेवल पावर डेवलप कर रहा है। नीचे हम्मन टोटा, एक साइड में पाकिस्तान, साइड में ग्वादर, पश्चिम पूर्व में चिटगांव। इस तरह से चारों तरफ से अपना नेवल पावर। इसके काउंटर में इंडिया क्या कर रही है? नहीं,
इसी में जोड़ दो क्या, ग्रांट, बड़े मोतियों के माला की नीति। उसको भी पाकिस्तान के बगल में ईरान है, अफगानिस्तान, इधर अफगानिस्तान में डेवलप कर रहा है। म्यांमार है और इधर देखो जो साउथ एशिया वाले देश हैं, दक्षिण एशिया वाले देश, यहाँ पे अपना रिलेशन मजबूत कर रहा है। तो ये विदेश नीति है। विदेश नीति बहुत इंटरेस्टेड होती है। यही कारण है कि यूपीएससी इस पर बहुत फोकस कर क्वेश्चन पूछती है। हाँ, प्री में कम पूछती है, मेंस में अधिक क्वेश्चन पूछती है। अलग प्री में ही पूछती है, सब नीतियों को तो पूछती है प्री में। तो ये सब थोड़ा आउटलुक या इंडिया टुडे वगैरह जो पत्रिकाएं आती हैं, इन सब को आप लोग पढ़ा करो। अचानक एक ही बार बोझ ले लोगे आगे चल के तो दिक्कत होगी। ये इंटरेस्ट मनो आनंद के लिए पढ़ो। यहाँ पे देखो कोई आईआर के टीचर जो पढ़ाएंगे तो फिर वो पढ़ा देंगे हल्का फुल्का, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा दिमाग में चली जाए ना। यही आईआर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है सिविल की तैयारी में जिसको पढ़ने को मन करता है। हाँ, बस ये है कि उसका जो दिशा तय हो जाए कि हमको किस तरह से क्या पढ़ना है। आईआर में सबसे पहले आएंगे पढ़ाएंगे तो तुमको पढ़ाया जाएगा जो है आप लोगों को भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। भारत को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से मिल रहा है, आंतरिक सुरक्षा को कहाँ चुनौतियाँ मिल रही हैं। जब उसको जान जाने के बाद उसको कैसे हम काउंटर करेंगे, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ जो उसको हम कैसे काउंटर करेंगे। आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या आप लोगों को चुनौतियाँ दिखाई देती हैं भारत में? हाँ ठीक, नक्सलवाद, माओवाद और युवाओं के अंदर बढ़ती हुई जो बेरोजगारी को लेकर ठीक। कभी भी जन आंदोलन हो सकता हाँ है। सही बात है। और हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, जो हमारा संविधान हमको देता है, राज्यों का वो सारे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें भी उसको भी मुद्दा बना के वो बंद कर सकते हैं। केवल एक पक्ष पे जा रहे हो है कि सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सबका जो है मंजिल वही होगा। क्या आपकी भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, ये सब चीज़ें चुनौतियां नहीं हैं? स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां है कि हमारे यहाँ कोई डाटा आया था जिसमें ये था कि कई हजार जनसंख्या पे एक डॉक्टर है। शायद 1000 या 1500 की संख्या पे एक डॉक्टर है। 40,000 नहीं, लाख में नहीं, लाख में नहीं, 40,000 रुपये। 40,000 पे एक डॉक्टर हमारे यहाँ। तो एक चुनौती नहीं है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। ये सारी सब चुनौतियाँ, इन सब चुनौतियों का लास्ट उद्देश्य है सशस्त्र विद्रोह। जब हम गरीब होंगे, बेरोजगार होंगे, गरीब होंगे, भूखमरी के शिकार होंगे, तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई भी हमको गुमराह करने का प्रयास करे तो हम जल्दी गुमराह हो जाएंगे। जहाँ पे भोजन और कपड़े के लाले पड़े हैं और उसको ला करके 5 लाख रुपये दे दिया जाए, कहा जाए कि वहाँ पे जाकर बम भड़का दो, तो ये तो सोचेगा ना, चलो यार हम यदि शहीद हो गए तो हमारी जो पीढ़ी है हमारे बाद वाली, उसको तो कुछ ना कुछ एक सुकून भरी जिंदगी मिल जाएगी। क्योंकि मानववाद के जीवन में हम जी रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की नीति को हम अपना नहीं सकते। अपना सकते हैं? कतई नहीं अपना सकते। संवैधानिक युग है। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने वाली नीति अपनानी होती तो पता चले कि अब अब्दुल कसाब आके यहाँ बम भड़का दिए और उनके पीछे उनके माँ बाप, बीवी, बच्चे सबको जो है ख़त्म करवा दो। ये तो हम कर नहीं पाएंगे और करना भी ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक आंतरिक चुनौती विद्यमान है। उसके बाद प्राकृतिक चुनौती में देखिए, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब के सब हमारी चुनौतियां ही तो हैं। हम सिस्टमेटिक शहरों को बसा नहीं पा रहे हैं। आखिर केदारनाथ त्रासदी हुई थी तो क्यों हुई थी? क्या नदियां जो रास्ता छोड़ दी हैं पुनः फिर वापस नहीं आ सकती हैं? हम सोनू घाट तक, हम सेंसिटिव जोन में हैं,
सोनू घाट उसका नाम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि यहीं से घाघरा बहती थी, आज खिसकते खिसकते उधर चली गई। तो इसके लिए हमारे पास एक कारगर नीति और उपाय होना चाहिए कि नहीं, ताकि जब हमारे यहाँ इधर इतनी बस्ती बस गई तो इस घाट को ऐसा मजबूत किया जाए कि नदी अपना रास्ता ना बदल पाए। केदारनाथ में यही हुआ था, नदी थोड़ा रास्ता बदली, उसको जो ऑक्युपाई करके लोग घर बनवा लिए, होटल बनवा लिए, पर्यटन डेवलप हो गया। और नदी फिर अपने मूल रास्ते पे आई तो त्रासदी हो गई, बढ़ती हुई आबादी एक सबसे बड़ी चुनौती। तो इससे निपटने के लिए जो हथियार अपनाया जाता है वो है आपका डेवलपमेंट, हर सेक्टर में विकास। हम रोजगार दें, गरीबी जाएगी, गरीबी जाएगी, भूखमरी खत्म होगी, वेश्यावृत्ति पे कंट्रोल पा लेंगे। और जो बाह्य सुरक्षा चुनौतियां हैं उसे निपटने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सेना का। और जब विकास होगा तभी हमारी सेना मजबूत होगी, और जब ये दोनों मजबूत हो जाएगा तो बाह्य चुनौती में हम धमकी दे सकते हैं। तो कुल मिला के डिफरेंस, हाँ, यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया को धमकी दिया कि इस समय जब इनकार करके कहा कि जो 5 लाख टन का आपको खुसरो खां दिया था उसको खजाने में जमा करा दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। निजामुद्दीन औलिया कहे कि हम नहीं देंगे। तब ये कहा कि बस बंगाल से आने दीजिए। 1325 बंगाल अभियान पर था। बंगाल जानते ही हो बार बार स्वतंत्र होगा, हाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद बंगाल आजाद हो गया था, और इस बार वहां का शासक बन गया था कौन? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक तो शासक है। बंगाल में कौन स्वतंत्र हुआ था? स्वतंत्र हुआ गयासुद्दीन बहादुर। गयासुद्दीन बहादुर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया था बंगाल। और दिल्ली का हर एक सुल्तान बंगाल को जीतना इसलिए चाहता है कि बंगाल फर्टिल एरिया है, सारी नदियां पूरा मिनरल्स लेके चली जाती हैं, कहाँ डंप करती हैं? बंगाल में। तो वहां उत्पादन सबसे अधिक है। तो दिल्ली का हर एक सुल्तान बंगाल को अपने अधीन रखना चाहता है राजस्व बढ़ाने के लिए, और वहां का जो इक़्तिदार होता है वह स्वतंत्र इसलिए हो जाता है कि वहां का राजस्व बहुत अधिक है। तो जब राजस्व अधिक, तब क्या होगा? सेना पे इन्वेस्ट करेगा। जब सेना पे इन्वेस्ट करेगा तो सेना बड़ी और मजबूत होगी, और उसी में ये घमंड आके तुरंत स्वतंत्रता की घोषणा। यही कारण है कि आगे कहा जाता है, जब मॉडर्न इंडिया में आप लोग पढ़ोगे तो गुरुजी बताए होंगे कि टुपले फ्रांसीसी गवर्नर था, वह भारत की चाबी खोजने का प्रयास किया मद्रास में और असफल हो गया। अब क्लाइव अंग्रेज गवर्नर, भारत की चाबी खोजा बंगाल में और सफल हो गया, और बंगाल के राजस्व से वो जीत लिया दक्षिण भारत को। बंगाल के राजस्व से अंग्रेज कहाँ जीत लिए? दक्षिण भारत में युद्ध चल रहा था, इन सब में संघर्ष, यहाँ का राजस्व वहाँ जाके यूज होता था। दक्षिण भारत पहले जीत लिया गया, सबसे पहले तो बंगाल जीते, उसके बाद दक्षिण भारत जीते, तब सेंट्रल में आ गए, और सेंट्रल में आने के बाद जो है सेंट्रल जीत लिए। गयासुद्दीन बहादुर बंगाल का इक़्तिदार था। स्वतंत्र हो गया था। इस विद्रोह को दबाने कौन जा रहा है? हाँ,
जा रहा है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। प्लस उसका बेटा मोहम्मद। अपने बेटे को साथ लेके कहाँ गया, बंगाल के विद्रोह को दबाने। वहीं से धमकी दिया था। जब ये धमकी दिया कि मैं बंगाल से आऊंगा तो आपको छोड़ूंगा नहीं, तो धमकी भरा लेटर लिख दिए निजामुद्दीन औलिया को। औलिया ने लिखा, हनूज दिल्ली दुरस्त। इसका मतलब हुआ अभी दिल्ली दूर है। अक्सर लोग अभी भी यूज करते हैं संस्कृत भाषा है क्या? संस्कृत फारसी। हनूज दिल्ली दुरस्त। अभी लोग हिंदी में क्या करते हैं, अरे यार अभी परेशान हो, अभी दिल्ली दूर है। ये कहावत बन गई। निजामुद्दीन औलिया ऐसा क्यों लिखे? पता चल गया। दूरी तो अलग की बात है, विद्वान आदमी है। विद्वान आदमी, विद्वान की जो भाषा होती है ना, वह होता लिखा कुछ और जाता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। क्योंकि इसके बेटे को मिला लिया था एमबीटी। अब इसके निजामुद्दीन औलिया जो इसका बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक, उसको अपने पक्ष में मिला लिए थे। और यह मिला लिए थे कि सुल्तान आए तो उसको मार के तुम गद्दी बैठ जाना। हाँ? नहीं, मोहम्मद इसका छोटा भाई गया। हाँ, ये सो रही है। क्यों, रात में सोई नहीं हो क्या? अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हनूज दिल्ली दुरस्त का मतलब यह है कि अभी दिल्ली दूर है। बंगाल अभियान सफल करके जब आया दिल्ली, तो दिल्ली में एक जगह है अफगानपुर। देखो कितना शानदार गणित है। दिल्ली में एक जगह है क्या, अफगानपुर, दिल्ली से बाहर। वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक एक लकड़ी का महल बनवाया सुल्तान का स्वागत करने के लिए, कि सुल्तान आ रहा है उधर से क्या अभियान करके जीत के, हम वहीं पे स्वागत करेंगे। अफगानपुर में एमबीटी द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया है। आज पूछा है लकड़ी का महल का वास्तुकार कौन था? मोहम्मद एयाज। इसका वास्तुकार अर्थात मेन इंजीनियर जो इस महल का था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद एयाज। और इसी घटना को अफगानपुर षड्यंत्र भी कहा जाता है। अफगानपुर षड्यंत्र। मोहम्मद एयाज, इसी इंजीनियर के देख रेख में, इसी के डिजाइन में एक लकड़ी का महल बनवाया गया दिल्ली से बाहर अफगानपुर में। और महल ऐसा डिजाइन किया गया था कि एक पर्टिकुलर जगह पे यदि हाथी सूंड से मार दे तो पूरा महल ही गिर जाएगा। और बनवाया था क्या, कहा कि सुल्तान आ रहा है तो उसको इसी नए महल में स्वागत करेंगे। सुल्तान पहुंच गया, हटाए
बाद सुल्तान जब अपने छोटे बेटे मोहम्मद के साथ विश्राम कर रहा था, सुल्तान के साथ उसका छोटा बेटा गया था अभियान में। उसी छोटे बेटे के साथ क्या कर रहा था, आराम कर रहा था महल में। तो एमपीटी सुल्तान से कहा कि जो बंगाल से आप हाथी जीत के लेके आए हैं, हमारी इच्छा है कि उसका प्रदर्शन देखना चाह रहे हैं। स्वागत कर दिया, खिला पिला के इन लोगों को जो सुला दिया। फिर सुल्तान से आदेश भी लिया। सुल्तान कहा ठीक है, अब हम थके हुए हैं, जाओ तुम देख लो। हाथियों के प्रदर्शन में एक हाथी को ऐसे प्रशिक्षित किया गया था, जो महावत था उसको, ताकि उसी जगह पे जाके सूंड से मारे। विश्राम कर रहा था उसी समय ये पूरी कहानी दिमाग में बैठाए रखो। प्रदर्शन हुआ हाथियों का, एक हाथी जो है उस पर्टिकुलर जगह पे मारी और महल गिर गया। और इसी महल में दबकर सुल्तान प्लस उसका बेटा मोहम्मद मर गए। सुल्तान और मोहम्मद मर गए। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अफगानपुर षड्यंत्र में सुल्तान के साथ उसका कौन बेटा मरा था? सबसे छोटा बेटा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और अगला शासक जो बना वो है एमपीटी। ये महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी की तरह से। इसको अगले क्लास में क्या बज रहा है? हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ, अब दो शासक इंपॉर्टेंट है, ये और इसके बाद जो फिरोज तुगलक आएगा। फिर उसके बाद से सल्तनत काल में इस तरह के शासक आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। इल्तुतमिश को कायदे से पढ़ो, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ो, बलबन को पढ़ो, इन दोनों को पढ़ो, बस। हाँ? किसके? 5 भाई, 5 बेटे थे इसके। बाकी कोई मरवाया नहीं, लेकिन सब के सब उस तरह के थे, कोई विद्रोह नहीं किया। नहीं पकड़ तो गया, क्योंकि ये स्वयं माल से निकल के भाग गया था, बच गया था। और सबसे बड़ी बात मोहम्मद एजाज जो मेन वहाँ का इंजीनियर था, उसको आगे चल के वजीर बनाया। तो इससे शंका नहीं होगी। अरे मोहम्मद लिखो, मोहम्मद लिखो, एक ही है नाम है, दोनों सही है, दोनों कुछ भी लिखो। बस ये रहा उसके छोटे बेटे का नाम मोहम्मद था या मोहम्मद था, बस। कभी कोई कमीशन का पेपर देखोगी ना, तो इंग्लिश में कुछ और लिखा था, हिंदी में कुछ और लिखा था। एक तो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। अरे कमीशन के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, केवल एक शब्द पकड़े रहो तब, पूरे नाम की जरूरतें नहीं। मोहम्मद 2 ऑप्शन डालेगा थोड़ा ना, एक ही डालेगा, बाकी 3 तो अलग रहेंगे नाम। तो यह में याद रखो।